नहीं, किरोड़ी लाल जी तो अकेले हो ही नहीं सकते। वो तो किरोड़ी लाल का तो नाम ही तूफान है, आंदोलन है, उसके पीछे भीड़ है, उसके पीछे जनाधार है। उसको जीते जीते कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। एक ऐसी अफवाह फैला दो, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात फैला दो, पहुँचा दो कि किरोड़ी लाल जी आपका विरोध करवाएंगे राजस्थान में, वो अल्लाह होगा। वो तो हो सकता है इन्होंने काले कपड़े वाले भी 150 बिठा रखे हों कि खड़े कर देना, भाट्टा किरोड़ी लाल जी के माथे मंड जाएगा और प्रधानमंत्री जी को भी ये पता लग जाएगा किरोड़ी लाल जी विरोध कर। सब लोगों ने जो विरोध में थे, जो नफरत करते थे, उन्होंने नफरत निकाली है। जो नेता ये सोचते थे कि अगर ये चुनाव जीत गया, घर में से 3 एमएलए हो जाएंगे, हिंदुस्तान का चौथा परिवार हो जाएगा, कोई भी सामने नहीं टिक पाएगा। अब सक्रिय हुआ हूँ, मैं देखूंगा कौन कितने में किस में दम है कि हमको पीछे कर दे, बैक कर दे। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले में और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसी तस्वीर जब किरोड़ी लाल मीणा दौसा आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो जन सुनवाई की दिखाई देती है, लेकिन इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा नहीं है, उनके भाई जगबोर मीणा है जो जन सुनवाई कर रहे हैं। सर, ऐसी तस्वीर या तो किरोड़ी लाल मीणा जी के आसपास दिखाई देती है जब सुनवाई करते हैं, कहीं पे भी बैठ जाते हैं। आज आप भी ऐसे ही वही स्टाइल, वही रुतबा? सर, स्टाइल और रुतबे वाली बात ऐसे कुछ नहीं है, पर जहाँ आदमी को लगता है, कोई उम्मीद की किरण होती है कि यहाँ मुझे मेरा काम हो सकता है, निपट सकता है, ये कहीं बात कर सकते हैं, तो लोग उसी आदमी के पास आते हैं, उसी नेता के पास आते हैं। तो ये एक उसी कड़ी में मुझे संस्कारों से मिला है, मेरे डीएनए में भी है कि लोगों को सुनना, उनके काम को करना। और ये मैं प्रशासनिक सेवा में रहते हुए पहले भी करता आया हूँ कि हर आदमी को सुनना और जितनी उसकी मैं मदद कर सकता हूँ, उसका काम कर सकता हूँ, उसको मैं करता आया हूँ, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपके परिवार की एक छवि है, खुद किरोड़ी लाल मीणा जी की एक छवि है, जननायक भी उनको कहा जाता है, बाबा भी उनको कहा जाता है, उनकी पत्नी को दादी कहा जाता है, मौसी कहा जाता है। तो एक प्यार है और जनता जब आप लोगों के पास जाती है तो एक विश्वास हो जाती है कि हमारा काम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, आदमी की कार्य पद्धति और उसका त्याग, वही तो उसको बाबा बनाता है, वही उसको जननायक बनाता है, वही उसको दादी बनाता है। जिस आदमी को उम्मीद होती है कि मुझे यहाँ से न्याय मिल सकता है, वो उसी के पास जाता है। और ये मेरे परिवार की ये छवि है आज की तारीख में भी कि भाई इनसे कोई बात कहेंगे तो अपना काम यहाँ से हो सकेगा। इसलिए लोग बड़े आशान्वित होकर हमारे पास आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी आशा पर, उम्मीद पर हम पूरी तरह से खरा उतरें। और इसी कारण से हम जहाँ भी जाते हैं वहीं चौपाल लग जाती है। इसके अनुरूप एक सवाल है, जिस तरीके से दुखद घटना हुई दौसा के अंदर, आप रात भर वहाँ थे, अलाव के पास बैठे थे, सोए भी वहीं पे थे, लेकिन जिस तरीके से हुआ, लाखों की संख्या में लोग बाग यही उम्मीद कर रहे थे आर्यन सकुशल बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो। किस तरीके देखते हैं पूरी घटना को, क्या सबक दे के गई है, क्या सवाल छोड़ के गई है? देखो, नौकरी के समय से मेरा एक कार्य करने का एक तरीका रहा है कि मैं जब कुर्सी पे बैठता था अफसर की तरह, तो जो भी सामने आदमी मेरे पास दरख्वास्त लेके आता था तो मैं क्षण भर के लिए विजुलाइज करके उसको एसडीएम एडीएम की कुर्सी पे बैठा देता था और मैं उसके सामने खड़ा हो जाता था। तो मैं सटीक उसको मदद करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इनसे मदद मांगने आया हूँ। तो जब ऐसा हादसा हुआ और मुझे खबर मिली तो मैंने एक परिकल्पना की कि उस माँ का और उस बाप का क्या हाल होगा जिसका एक मासूम सा बच्चा बोरवेल में गिर गया है, चाहे किसी की गलती से गिरा। तो मैंने उसी समय ये लक्ष्य तय किया कि इस बच्चे को जिंदा निकालना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है और मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलेगी कि मैं उस बच्चे को जिंदा निकलवा लूँ। तो मैंने जितना भी मेरे को प्रयास करना पड़ा, जहाँ से भी मशीनें मंगानी पड़ी, जहाँ से भी पैसा स्वीकृत कराना पड़ा, मैंने सारा काम किया। मैं सारे समय वहाँ रहा, मैं टकटकी लगा के बैठा देखता रहा कि बच्चा जीवित निकले। ये दुर्भाग्य है कि बच्चा जीवित नहीं निकल पाया और ये मैं इसको असफलता तो नहीं कह सकता, पर विधि का विधान था, ऐसा होना था और वो बच्चा मृतक के रूप में बाहर निकला। भले ही विधि का विधान था, लेकिन 56 घंटे का रेस्क्यू, उसके बाद में जो परिणाम आए, लेकिन अब सवाल ये है कि कब तक जो देसी जुगाड़ चलता रहेगा, क्या नई तकनीकी बनेगी, कुछ सरकारें
आती गई जाती गई, लेकिन आज भी जुगाड़ चल रहा है। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था, बहुत संजीदे और बहुत अच्छे अफसर हैं यहाँ के जिला कलेक्टर, उनसे बैठ के बात की है। उन्होंने कहा कि अपन ये सारे बोरवेल बंद कराएंगे। तो पूरे ज़िले के पटवारी और ग्राम सेवक वो अपने क्षेत्र में देख के बताएं कि बोरवेल कहाँ खुले पड़े हैं, और ये दायित्व होगा जिसका बोरवेल अगर खुला पड़ा है और कोई घटना हो गई तो उसको सज़ा का प्रावधान भी है। तो हमने सब लोगों को ये कहा है कि बोरवेल को बंद करें। और मेरे को शायद कोई यहाँ दौसा आया था तो बताया इस घटना के बाद में 37 बोरवेल ऐसे हैं जिनको ढका गया है, बंद कराया गया है। तो एक जन जागृति पैदा करेंगे, हम जाएंगे और सर्कुलर भी जारी करवाएंगे कलेक्टर साहब से कि बोरवेल को खुला नहीं छोड़ें, बहुत बड़ा नुकसान है जो हमने भुगता है। तो आगे से मेरी समझ में बोरवेल से कोई घटना नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं गया था कालीघाट जिस दिन अंतिम संस्कार का जब काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे जो गांव देखा तो पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत सारे लोगों के बाहर से ही फ़ोन आए कि ऐसे कैसे हो गया, जब 56 घंटे तक रेस्क्यू चल रहा था। और आप भी गए थे और आपके आंखों में सांस भी आ गए थे। देखो, ये तो इंसान पत्थर भी तोड़ सकता है, पहाड़ भी तोड़ सकता है, लेकिन वो वही काम कर सकता है जिसकी जितनी क्षमता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑपरेशन किस तरह से चला, कितने घंटे चला, कैसे काम किए, कहाँ कहाँ से मशीनें आई। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो यहाँ के जिला कलेक्टर को दूंगा जो ऐसे टकटकी लगाए उस बोरवेल पे बैठे रहे। रात के 3-3, 4-4 बजे मैंने उनको वहाँ बैठे हुए दिखाई दे गए। तो प्रशासन ने और हमने परिश्रम में तो कोई कमी रखी नहीं। अब ये तो विधि का विधान है। अब बैठे बैठे तो आदमी कोई भी टिप्पणी कर सकता है कि भाई ये दुनिया इतनी एडवांस होगी, ऐसी मशीनरी एडवांस होनी चाहिए थी, बच्चे को ऐसे कर देता चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। तो अपने यहाँ ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, पर फील्ड में रह के धरातल पे काम किया जाता है तो पता लग जाता है कि काम में कितनी क्षमता की आवश्यकता है और कितना काम हम कर पाएंगे। आपने ज्ञानों की बात की, लेकिन अब मैं थोड़ा सा राजनीति के रूप में आता हूँ। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपने आप को परशुराम कहते थे, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। वे लगातार संघर्ष करते आए हैं विपक्षी रूप में, कि ये कहा जाता है गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, कि उन्होंने अकेले दम पर विपक्षी भूमिका निभाई थी। तब भी वे अकेले थे और अब भी ऐसा कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा भले ही सत्ता में आ गए हैं, मंत्री आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, किरोड़ीलाल जी तो अकेले हो ही नहीं सकते। वो तो किरोड़ीलाल का तो नाम ही तूफान है, आंदोलन है, उसके पीछे भीड़ है, उसके पीछे जनाधार है। उसको जीते जीते कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। उसको लोग वर्षों वर्षों याद रखेंगे। तो ये तो अगर कोई कहता है किरोड़ीलाल अकेला है, तो किरोड़ीलाल तो अकेला होने का प्रश्न ही नहीं। उसके पीछे इतनी जनता है, इतना जुनून है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अकेले नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सर उसके बावजूद भी जिस तरीके से बात चल रही थी, किरोड़ीलाल मीणा ने ये बयान दिया था कि कुछ इंटेलिजेंट रिपोर्ट गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम था उसमें वो विघ्न डाल सकते। तो ऐसी रिपोर्ट कहाँ से आ रही है? इंटेलिजेंट कहाँ से रिपोर्टें दे रहा है? अरे अपने आसपास इतने ज्ञानी डोलते हैं कि इस आदमी को कैसे ख़त्म किया जाए, तो वो अपना ज्ञान इसमें भी पेल रहे थे कि ऐसी अफवाह फैला दो, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात फैला दो, पहुंचा दो कि किरोड़ीलाल जी आपका विरोध करवाएंगे राजस्थान में, वो हल्ला होगा, फलां होगा। वो तो क्या ऐसा हो सकता है? कोई सपने में भी कल्पना कर सकता है किरोड़ीलाल जी पार्टी लाइन से दूर चले जाएं? और किरोड़ीलाल जी जो उनके सखा हैं, मित्र हैं या उनके समर्थक हैं मोदी जी के, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो उनकी मीटिंग में हो हल्ला करेंगे या कराएंगे? कदापि नहीं। ये विरोधियों द्वारा बनाई हुई बात है और अभी तो ऐसी बातें बना के बहुत बदनाम करने का कोशिश करेंगे। वो तो हो सकता है इन्होंने काले कपड़े वाले भी 150 बिठा रखे हों कि खड़े कर देना, भाट्टा किरोड़ीलाल जी के माथे मंड जाएगा और प्रधानमंत्री जी को भी ये पता लग जाएगा किरोड़ीलाल जी विरोध कर। ये कुछ भी कर सकते हैं। उनके खिलाफ षड्यंत्रकारी इतने हैं कि वो उस आदमी को राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जिंदा नहीं देखना चाहते। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सवाल फिर एक और है कि ये ज्ञानी षड्यंत्रकारी पार्टी के हैं कि बाहर के हैं? नहीं, सभी हैं, सभी तरह के लोग मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ने दौसा का ये 2024 का उपचुनाव घृणा, नफरत और ईर्ष्या का चुनाव था।
सब लोगों ने जो विरोध में थे, जो नफरत करते थे, उन्होंने नफरत निकाली है। जो नेता ये सोचते थे कि अगर ये चुनाव जीत गया, घर में से 3 एमएलए हो जाएंगे, हिंदुस्तान का चौथा परिवार हो जाएगा, तो ईर्ष्यावश उनको नींद नहीं आ रही थी। तो ये तो घृणा और ईर्ष्या का चुनाव था, उसमें हम गच्चा खा गए। चलता रहता है, चुनाव है, जीत हार होती रहती है। अच्छा खागे, लेकिन सर आपने जब परिणाम आया था तो आपने कहा था अपनों ने धोखा दिया है। जब मैं शंकर लाल शर्मा जो विधायक है उनके पास गया था, तो उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि अपने का मतलब क्या, क्या मुरारीलाल मीणा ने धोखा दिया है? नहीं, शंकरलाल जी अपने थे ना, मेरे अपने थे, मेरी पार्टी के थे, यहाँ से विधायक रहे हुए हैं। वो कह रहे हैं इन दौसा में गुंडों को रवाना करना, इनको मत घुसने देना, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या हम गुंडे हैं? हमने गुंडागर्दी ख़त्म की है, हमने लोगों को न्याय दिलाया है। इसलिए ये ऐसे आक्षेप लगाना हम पे चल नहीं सकते। अस्थायी रूप से तुम उसका जनता में अफवाह फैला के और हमारा वो खराब कर सकते हो। स्थायी रूप से ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी सामने नहीं टिक पाएगा। अब मैं सक्रिय हुआ हूँ, मैं देखूंगा कौन कितने में किसमें दम है कि हमको पीछे कर दे, बैक कर दे। राजनीति से अलग बात कर लेते हैं, सक्रियता में दो को क्या क्या मिलने वाला है? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या फिर आपके दिमाग में चल रहा है? आप शिक्षा की बात करते थे प्रचार के दौरान। नहीं सर, अब मैं तो हारा हूँ, उम्मीदवार हूँ, तो मैं जाके अगर किसी की चौखट पे बैठूँ, मुझे ERCP दे दो, तो कौन देगा? मेरी बात पे कौन यकीन करेगा? मैं जाके कहूँगा कि मैं शिक्षा का हब बनाना चाहता हूँ, मेरे को इतने करोड़ रुपए दे दो, तो मेरे पे कौन यकीन करेगा? जब मुझे जनता ने ठुकरा दिया, ये तो सच्चाई है कि मुझे इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता ने जनादेश दे दिया है और चुनाव में मैं हार गया हूँ। तो हार गया हूँ तो मैं तो मेरे अपने संबंधों से, संपर्कों से, छोटे मोटे जो भी विकास के काम होंगे, कहीं सड़क है, कहीं पानी है, कहीं बिजली है, कहीं किसी पे कब्जा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो मैं तो अपने व्यवहार से काम निकालूं। सत्ता दल तो आपका ही है ना, बीजेपी की सरकार तो आपकी, कहती बीजेपी नहीं मानेगी, सत्ता नहीं मानेगी? नहीं सर, बीजेपी मानेगी, पर इतनी बड़ी बात को थोड़ी मानेगी कि मेरे को आप 1000 करोड़ का बजट दे दो, मैं दौसा इस देवनगरी को शिक्षा नगरी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे काहे को देंगे 1000 करोड़? क्यों देगा? कौन सा डिपार्टमेंट देगा? कौन मंत्री देगा? वो कहेगा भाई यार कोई नॉर्मल काम हो तो आप बता दो, कर देंगे, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो मेरे कहने से तो नहीं देख सकते ना। तो ये तो दौसा की जो ये देवतुल्य जनता है, इसको उस समय निर्णय लेना चाहिए कि हम किसको चुन रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को चुने कि यहाँ विकास हो। मैंने तो उनको कहा था ना, मैं गुड़गांव बनाऊंगा दौसा को, नहीं बनाते तो 4 साल बाद मेरे को जूते मार के निकाल देते, मैं अपना आप चला जाता। तो ये है, मैं तो जितना प्रयास मेरे से बनेगा, मैं दौसा के विकास में कतई पीछे नहीं रहूँगा। मैं कतई ये दुर्भावना नहीं रखूँगा कि मुझे किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया है। मेरे को तो 36 कौम ने वोट दिया है, मेरे सामने जो आ रहा है उसने सबने वोट दिया है। मैं उसी भावना से उनको देवतुल्य मान के उनकी सेवा करूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। बातचीत करेंगे तो ये थे बीजेपी नेता जगबीर मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।